नमस्ते दोस्तों। तो आज हम आए हैं क्रैश कोर्स करने के लिए, क्योंकि हमारा नीट एग्ज़ाम आने वाला ही है बहुत जल्दी। तो क्यों ना हम जितना जल्दी हो सके हमारा पूरा सिलेबस को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो ये क्रैश कोर्स में पूरा तो डिटेल में डिस्कशन कर नहीं पाऊँगा, जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा क्योंकि टाइम का भी लिमिटेशन है ना। तो जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है या फार्मूलाज है या ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है या बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं नॉर्मली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस हिसाब से जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो वो बेसिक चीज़ हम लोग देख लेंगे इधर, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत आया, कोई प्रॉब्लम आ रहे तो तुम लोग कमेंट करो कि इस टॉपिक या सब टॉपिक में एक वीडियो बना दो तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कि पुराना स्टोरी है, जो स्टोरी के बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या बोला था या डाल्टन में क्या बोला था। मतलब हम तो शुरू करते हैं डाल्टन से, जे डाल्टन, राइट। तो उसके बाद आता है गोल्डस्टेन या उसके बाद रदरफोर्ड, है ना। तो धीरे धीरे जो वो स्टोरी के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम उतना स्टोरी में आज नहीं जाएंगे। हम लोग सीधा जाएंगे जितना हो सके क्वेश्चन आंसर और बेसिकली फार्मूला बेसिस पे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर समझने के लिए पहले चीज़ जो हमको पता होना चाहिए वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और कभी कभी लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो ऐसे जो कुछ वेव हम लोग पढ़ते हैं ऐसे। तो जब ऐसे कुछ वेव पढ़ते हैं तो हमको पता है कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होता है और बेसिकली एम्पलीट्यूड होता है। तो ये जो डिस्टेंस होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं लैम्डा वेवलेंथ। और तुम बोल सकते हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये भी लैम्डा है, क्योंकि ये जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू इमीडिएट नियर क्रेस्ट और ट्राफ, जो दो ट्राफ है इस दोनों के डिस्टेंस में ये भी बोल सकते हो। तो ये भी लैम्डा है, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो लैम्डा एंड दिस डिस्टेंस इज लैम्डा। सो ओवरऑल लैम्डा इज आवर वेवलेंथ। तो हमको वेवलेंथ पता है। जब वेवलेंथ पता है तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या है? कोई एक पॉइंट में, ये जो एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट से ये जो पूरा वेवलेंथ मतलब लैम्डा कितने बार जा रहा है एक सेकंड में। अगर एक सेकंड में जितने बार n नंबर लैम्डा पास हो रहा है, मतलब साइंटिफिकली बहुत कुछ बोल के समझ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरा ऑसिलेशन कितने बार हो रहा है या कितने एनर्जी ट्रांसफर, वो सारी चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा समझ लेंगे कि कितना लैम्डा एक सेकंड में एक पॉइंट से पास हो रहा है। तो उस नंबर को हम लोग कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी प्रेजेंटेड बाय दिस म्यू, ठीक है। तो ये जो न्यू है इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कभी कभी लोग ए भी लिखते हैं, ठीक है, जो लिखने का तरीका है, जो जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो उस हिसाब से सिंबल एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो लैम्डा पता है और न्यू फ्रीक्वेंसी पता है। तो नेक्स्ट जो चीज़ हमको समझना चाहिए वो वेलोसिटी स्पेशली लोग सी लिखते हैं। सी क्या है? वेलोसिटी मतलब ये जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक सेकंड में। तो उसके लिए क्या करूँगा सर? फ्रीक्वेंसी पता है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी मतलब इतना वेव पास कर रहा है एक पॉइंट से एक सेकंड में। तो अगर एन नंबर, अगर एन मत बोलो, न्यू डायरेक्टली न्यू बोलो, अगर न्यू नंबर फ्रीक्वेंसी न्यू नंबर ऑफ वेव पास कर रहा है एक सेकंड में, और एक एक वेव का डिस्टेंस लेंथ होता है लैम्डा। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है एक सेकंड में? न्यू इंटू लैम्डा। एंड वही तो वेलोसिटी होता है, वही तो स्पीड होता है ना। तो स्पीड और वेलोसिटी सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो ये भी हमको पता है ना। नेक्स्ट हमको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड टाउ, वो क्या होता है? बेसिकली 1/न्यू होना चाहिए। जो न्यू है वो 1/न्यू, वही होता है टाउ, टाइम पीरियड। मतलब एक जो लैम्डा है पास करने के लिए कितना टाइम लगता है ना, वो टाइम पीरियड है। और दूसरी चीज़ होता है वेव नंबर, न्यू बार। वो क्या है? मतलब एक यूनिट में कितना वेव हो सकता है एक यूनिट डिस्टेंस में, मतलब 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर में टोटल कितना वेव हो सकते हैं ना। अब पूछ सकते हो सर 1 मीटर डिस्टेंस या 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितना वेव हो सकता है? देखो वेव तो बहुत छोटा छोटा होता है ना, मतलब अगर उसका एनर्जी हाई होता है तो हमको वो सब चीज़ पता है। अगर एनर्जी हाई है तो उसका वेवलेंथ छोटा है ना। जैसे नॉर्मल तुम एक्सरे ले लो या कॉस्मिक रे ले लो या गामा रे ले लो, है ना। तो उसका एनर्जी ज़्यादा है
तो उसका वेवलेंथ बहुत छोटा है, मतलब वो नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर उस लेवल में होता है। तो जब एंगस्ट्रॉम होता है मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, मतलब 1 मीटर में 10⁻10 नंबर ऑफ वेव हो सकता है ना। तो ये जो टोटल कितना वेव हो सकता है, मतलब वेव लेंथ बेसिकली बोल सकते हो, फुल वेव एक यूनिट डिस्टेंस, वो सेंटीमीटर हो सकते हैं, मीटर हो सकते हैं, तो उस टोटल नंबर को हम लोग कहते हैं वेव नंबर, न्यू बार, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बेसिक चीज़ हमको पता है अभी, तो हम फार्मूला में जाएंगे। फार्मूला तो अभी क्या सीखा हमने, अभी सीखा C = न्यू इंटू लैम्डा, ठीक है। तो इसको लेके हम अभी एनर्जी में जाएंगे। तो हमको मैक्स प्लैंक का फार्मूला पता है। सो मैक्स प्लैंक क्या बोला था, क्वांटाइजेशन बोला था, मतलब जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मतलब कितना, अभी अभी देखा हमने फ्रीक्वेंसी, कितना वेव जा रहा है, वेव क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो एक पॉइंट से अगर जितना वेव जाएगा उतना एनर्जी जा रहा है, हम लोग बोल सकते हैं अगर नंबर ऑफ वेव जा रहा है ज़्यादा, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी न्यू, तो उसका फ्लो ऑफ एनर्जी भी ज़्यादा है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू न्यू। अगर प्रोपोर्शनल साइन उठाना चाहते हो तो एक कांस्टेंट दे दो, उन्होंने ये दिया H प्लैंक कांस्टेंट, तो इसके बारे में तुमको पता है, अच्छे से पता है, प्लैंक कांस्टेंट है ना, उसका वैल्यू भी है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, जूल पर सेकेंड नहीं है, कभी कभी लोग भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, जूल पर सेकेंड लिखते नहीं, जूल इंटू सेकेंड, ठीक है, इसको ख्याल रखना। तो हम लोग क्या सीखा अभी, E = H न्यू, तो इसको आगे बढ़ेंगे, इसको लेके वो क्या है। तो चलो पहले आइंस्टाइन को याद कर लेते हैं। आइंस्टाइन ने क्या बोला था, = mc²। तो अभी आ जाओ मैक्स प्लैंक में। मैक्स प्लैंक बोल रहा है कि एनर्जी = H न्यू। तो एक चीज़ हमको याद रखना अभी कि C = न्यू इंटू लैम्डा। तो अभी जो न्यू इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो न्यू = C/λ लिख सकते हैं, तो H C/λ लिख सकते हैं। तो अगर अब लैम्डा के हिसाब से भी प्रेजेंट कर सकते हैं ना, सॉरी लैम्डा मैंने गलत लिखा, सॉरी जस्ट मिनट, C/λ ऐसे। तो ये जो 1/λ होता है यहाँ पे, 1/λ हम लोग क्या सीखा, न्यू बार, तो हम लोग लिख सकते हैं C न्यू बार, है ना। और दूसरा चीज़ हम लिख सकते हैं टाउ, हमने पढ़ा था टाउ = 1/न्यू, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते क्या, H/टाउ। तो देखो एनर्जी के कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका जो एनर्जी है E, उसको कितना तरीक़ा से प्रेजेंट कर सकते हैं हम। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस सारे चीज़ काम पे आएगा जब तुम लोग कॉम्पिटिटिव नेशनल लेवल जो एग्ज़ाम होता है ना, नीट, IIT, JEE, तब काम आता है। क्योंकि डायरेक्ट तुमको ये जो न्यू नहीं देता है या लैम्डा नहीं देगा, दूसरा कुछ दे देगा, वेव नंबर दे देगा, टाइम पीरियड दे देगा, कुछ वैसे कुछ दे देगा। तो उस हिसाब से तुमको निकल लेना चाहिए। सारे के सारे वेपन तुम्हारे हाथ में, ये सारे के सारे महास्त्र हैं तुम्हारे लिए, तो कुछ भी आ जाए तुम कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ लिख लेना कॉपी में, ठीक है। अगर लग रहा है कि तेज में जा रहा है, जल्दी जा रहा है, तो पॉज करके उसको लिख लेना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे बोर मॉडल में कुछ जो चीज़ है, मतलब बोर मॉडल में जब आ ही गए हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई एक न्यूक्लियस है सेंटर में, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और बाहर पे इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। इसके बारे में तो हमको पता है। अगर इलेक्ट्रॉन कोई एक ऑर्बिट में है तो उसका रेडियस होना चाहिए r, तो हम r निकल सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ वो जो वेलोसिटी स्पीड लेके घूम रहा है उसको भी पता होना चाहिए, तो वेलोसिटी भी पता होना चाहिए। अगर r पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गया, तो हमको एनर्जी भी पता चल जाएगा। एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी मिला के दोगे तो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो r और v निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, अगर तुम बोलो तो डेरिवेशन है,
5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट लगेगा डेराइव करने के लिए, लेकिन हम उतना अंदर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, जल्दी जाएंगे। तो लेकिन कैसे निकलता है वो तरीका जल्दी मैं बोल दूंगा, कैसे निकलता है उसके लिए बोर मॉडल का जो पोस्टुलेट्स है उसको देख लो एक बार। पोस्टुलेट्स क्या था, 5 6 7 पोस्टुलेट्स था, उसमें इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था ऐसा कि द एंगुलर मोमेंटम एल, एंगुलर मोमेंटम MVR was इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 सो MVR इज इक्वल टू NH/2। तो इसको एक इक्वेशन मान लो, मतलब अभी क्या मानना है देख लो, एंगुलर मोमेंटम MVR इज इक्वल टू NH/2, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और दूसरा एक इक्वेशन था, ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर से अट्रैक्टेड हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। अगर वहाँ पे Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, टोटल चार्ज है ZE, Z प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, तो यहाँ का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और इसके साथ साथ ये जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो वो बाहर जाने का टेंडेंसी भी है, इसको कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो फोर्स होता है ना, सपोज मैंने नाम दे दिया F1 इधर से, इधर वाला सेंटर वाला, और F2 नाम दे दिया बाहर वाला, बाहर वाला मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या होता है F1 एंड F2 बोथ आर इक्वल होता है, सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो अगर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड में एंड अपोजिट डायरेक्शन में, सो ईच आर कैंसिलिंग ईच अदर, दोनों ने एक के दूसरे को कैंसिल कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस में r डिस्टेंस में मेंटेन करके घूम रहा है। तो उधर से कौन सा फार्मूला मिलता है हमको, उधर से फार्मूला मिलता है कि mv² बाई r इज इक्वल्स टू z² बाई r²। क्योंकि हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्ट फोर्स लिख रहा हूँ मैं, अगर फोर्स लिखता हूँ तो F इज इक्वल्स टू दिस ZE इंटू माइनस E बाई डिस्टेंस r²। Z इज द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, माइनस इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मिल जाता है माइनस Z² बाई r²। सो टोटल यहाँ पे जो है वो नेगेटिव हो रहा है, लेकिन हम लोग लेंगे मैग्नीट्यूड, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा हूँ, ठीक है, जस्ट मैग्नीट्यूड लेके इक्वल करना है। तो ये इसको पकड़ लो इक्वेशन नंबर 2। अभी ये जो दो इक्वेशन मिला है आपको, MVR इज इक्वल टू NH/2 एंगुलर मोमेंटम वाला, एंड ये जो दो फोर्स इक्वल है, दो फोर्स वाला MV² बाई R, ये है एक्चुअली तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F2, दिस इज आवर एक्चुअली F2 एंड दिस इज आवर F1, ओके। तो MV² बाई R इज इक्वल टू Z² बाई r²। सो ये दो इक्वेशन को लेके तुम सारे के सारे नेसेसरी जो पैरामीटर्स है, वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी, सारे के सारे निकल सकते हो, ओके। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, अभी फॉर्मूला लिख देंगे r रेडियस। तो रेडियस क्या होता है इन जनरल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो उसका रेडियस का फॉर्मूला होता है n² h² बाई 4π² m²। यहाँ पे कांस्टेंट जो k था ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको 1 पकड़ ले ऐसा यूनिट में। तो इसी को अगर सारे के सारे जो कांस्टेंट है उसका अगर फार्मूला, कांस्टेंट का वैल्यू जो भी है अगर बैठे दिया जाए तो हमको मिलेगा कुछ ऐसा 0.529 n² बाई z एंगस्ट्रॉम। तो तुमको एंगस्ट्रॉम यूनिट में मिल जाएगा आंसर, जो रेडियस है, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो सारे के सारे एंगस्ट्रॉम यूनिट में मिल जाएगा सीधा। ये जो सारे h 4 π m सारे के वैल्यू यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक z था, तो यह है रेडियस। सिमिलरली वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं। सो वेलोसिटी है 2π z² बाई NH। तो यहाँ पे भी अगर सारे के सारे जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू अगर बिठा दें तो कितना रहा, 2.18 इंटू 10⁸ इंटू z/n, ये आता है सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसको देख के लग रहा है ना कि स्पीड ऑफ लाइट का बराबर है लगभग। अगर z इज इक्वल टू 1 वैल्यू बैठा दिया, मतलब प्रोटॉन एंड मतलब हाइड्रोजन, जनरल हाइड्रोजन में बात कर रहा हूँ, और n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे बैठा दिया तो क्या आ रहा है, ये जो 10⁸ नज़र आ रहा है ना, इसको देख के लग रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट लगभग आसपास होता है।
बेसिकली 1/100 टाइम ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट होता है, तो इसको याद रखो 1/100 ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है। तो ये होता है हमारा वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो अब एनर्जी के बारे में क्यों नहीं बोलूँगा, चलो एनर्जी के बारे में बोल देते हैं। एनर्जी ई इज इक्वल्स टू जो टोटल होता है ना काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमको मिलता है क्या, हाफ एम बी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी उधर से भी मिल सकते हैं। तो चलो थोड़ा देख लेते हैं एनर्जी। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनर्जी को देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वो जो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, याद आ रहा है अभी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों इक्वल था, उस इक्वेशन को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो आर स्क्वायर कैंसिल, तो हम क्या मिल रहा है अभी देखो, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब एम वी स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ पे भी 2 मिल जाएगा, फिर हाफ ऑफ जेड स्क्वायर बाई आर, मतलब जेड स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। तो ये जो हाफ एम वी स्क्वायर हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, इसको हम डायरेक्टली बैठा सकते हैं कि जेड स्क्वायर बाई 2r। मैं आर के हिसाब से प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि आर का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकता था, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो जेड है, पाई है, एम ई बहुत सारी चीज़ है। ये जो आर का वैल्यू लास्ट में पुट करूँगा, फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो सकता है, चलो देख लेते हैं थोड़ा। पोटेंशियल एनर्जी एक मिनट दे दो, क्योंकि इरेज कर लेता हूँ इसको। इसी स्क्रीन में मैं लिखना चाहता था, इसीलिए इसको इरेज करके थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आता है, उसका जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है ना, जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, उधर से हम निकल सकते थे। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या था, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन था माइनस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो हमको क्या पता है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होता है कि एफ डॉट डी आर। अगर डेरिवेटिव आता है तो पता है, बहुत जल्दी मतलब आराम से कर लोगे। जे डब्ल्यू वाला इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट अच्छे से कर लेगा, जिसको जो बेसिक डेरिवेटिव नहीं पता है, नॉर्मल स्टूडेंट जैसे नीट या जो नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट, जिसको जनरल कहते हैं नॉन मैथ बैकग्राउंड, उसके लिए थोड़ा फोर्स इंटू आर, जो फोर्स है माइनस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर को मतलब यहाँ पे सिंपली आर बिठा दो। डी आर मतलब थोड़ा सा चेंज होता है, छोटा सा चेंज है डी आर, ठीक है। तो आर स्क्वायर, सो क्या मिल रहा है अभी, माइनस जेड स्क्वायर बाई आर। तो यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको बैठा दो इधर, तो यहाँ पे माइनस है, तो मैं सीधा ये जो प्लस है इसको माइनस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, माइनस जेड स्क्वायर बाई आर। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर बाई 2r माइनस, तो माइनस जेड स्क्वायर बाई 2r, मतलब काइनेटिक एनर्जी का इक्वल मैग्नीट्यूड हो रहा है, मतलब एंड नेगेटिव साइन हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ देखा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उसका वैल्यू में पॉजिटिव लिया। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, देखो हाफ इधर तो माइनस नहीं है, एम मास ऑफ ए सिस्टम माइनस नहीं हो सकता है। अगर हो भी गया, पकड़ लो, थोड़ा मतलब तर्क डिस्कशन के लिए पकड़ लो कि मास भी नेगेटिव है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी तो नेगेटिव हो नहीं हो सकता है ना। अगर नेगेटिव भी है तो उसका स्क्वायर कर लो तो पॉजिटिव हो जाए। ओवरऑल सिस्टम जो है पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो इनसिग्निफिकेंट है वो, ठीक है। इसलिए मैं सीधा से सीधा पॉजिटिव पकड़ लिया, ठीक है। तो सारे के सारे टोटल कुल मिला के क्या मिला हमको, माइनस जेड स्क्वायर बाई 2r। अभी अगर आर का वैल्यू यहाँ पे बैठा दोगे तो फाइनली मेरे को ई का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ई क्या है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आर का वैल्यू बैठाने के बाद मेरे को मिल रहा है 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के, उसका वैल्यू मैंने 1 पकड़ लिया। मैंने पहले बोला था जो फोर्स जो निकलता है ना, उसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, उसका वैल्यू 1 ले लिया। ये एसआई यूनिट में 1 होता है, ठीक है। तो उसके लेकर ज़्यादा टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला मिला, लेकिन इसको अगर वैल्यू या मैग्नीट्यूड बैठा दूँ
तो उसके लिए कितना आएगा, तो उसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी में कन्वर्ट करना चाहता हो तो सीधा से सीधा इसको एक माइनस ले लो, क्योंकि एनर्जी तो माइनस होता है, अभी भी दिखाया मैंने एनर्जी माइनस है, तो इसको -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। और अगर तुमको लैम्डा पता है तो ये जो एनर्जी ऑफ सिस्टम, कौन सा वाला लैम्डा, और दूसरा चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो था, तो उधर अगर लैम्डा पता है तो सीधा सीधा एनर्जी ऐसे भी निकल सकते हो 375/λ इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था उसका जो एनर्जी था, अगर लैम्डा पता है सीधा, तो उधर नॉर्मल क्या कहते हैं, जूल कैलोरी वैसे मिलता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी में, ईवी यूनिट में अगर निकलना चाहते थे तो सीधा इस इक्वेशन में बैठा दो, तुमको ईवी यूनिट में निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बढ़िया है, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दो, तो इधर में थोड़ा और एक बार डिस्कस कर दूँ, तो और एक वीडियो बना के डाल दूँगा मैं। ठीक है, क्रैश कोर्स से थोड़ा जल्दी भागना ही पड़ेगा। तो चलो आगे देखते हैं। तो हमको तो ये जो ऑर्बिट है पर्टिकुलर nth ऑर्बिट, उसका एनर्जी निकल गया। अगर ये n1 ऑर्बिट है तो उसके लिए एनर्जी E1 है। सिमिलर अगर दूसरा कोई ऑर्बिट है, उसका n2 वैल्यू है, तो उसके लिए एनर्जी 2 है। तो एनर्जी अगर एनर्जी E1 E2, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जाम करना चाहता है तो एनर्जी देना पड़ेगा थोड़ा। कितना एनर्जी देना पड़ेगा, वो तो डेल ई है, डेल ई, डेल ही मतलब मत समझो, ठीक है, डेल ई, ये डेल ई, डेल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्या है, ई फाइनल E2 माइनस ई इनिशियल E1, तो E2 माइनस E1। तो ई का वैल्यू हमको पता है, जस्ट अभी अभी हम लोग सीखा ई का वैल्यू। तो उसको सारे को सारे चीज़ अगर बैठा दिया जाए, और इधर से डेली मतलब hc/λ भी बैठा लिया, बैठा सकते हैं ना, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ, और यहाँ पे बैठा दिया, और इधर जो E2 माइनस E1 मतलब n2 माइनस n1² वो जो होगा फार्मूला, वो जो फार्मूला देखा था, तो सारे के सारे चीज़ बैठाने के बाद हमको मिलेगा कि 1/ एक ब्रैकेट ले लो, 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, इधर से भी ये जो c है सारे चीज़ इधर लेके आओगे, सारे के कांस्टेंट इधर में मैं एक जगह कर लूँगा, तो 1/λ इज इक्वल टू सारे के सारे कांस्टेंट। ठीक है, कौन सा वाला कांस्टेंट, 2π² m e⁴/c⁻³ अगर प्रोटॉन के लिए मतलब जनरल हाइड्रोजन के लिए लेते हो तो z इज ऑल्सो 1, तो बैठा भी सकते हो, नहीं भी बैठा सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या मिलते हैं, 1/n² माइनस 1/n2²। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन फॉर दिस 1/λ। ये जो कांस्टेंट वाला जो चीज़ यहाँ पे जो डायरेक्ट जो सारे के सारे कांस्टेंट एक साथ आया, उसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, क्योंकि साइंटिस्ट रिडबर्ग इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। तो रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू दिस 1/n² माइनस 1/n2²। तो यही हमारा 1/λ। 1/λ मतलब न्यू बार वेव नंबर। सो डायरेक्ट हम लोग वेव नंबर निकल सकते हैं अगर हमको रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू पता है। तो उन्होंने रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू भी निकल लिया, कितना आ रहा है, लगभग रिडबर्ग कांस्टेंट लगभग ऐसा आ रहा है 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो थोड़ा सा ये जो 6 डिजिट नंबर है, थोड़ा सा इधर उधर वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ हो, मतलब डिफरेंट बुक डिफरेंट वैल्यू लिखता है इधर, तो वो देख लेना है। ठीक है, तो एवरेज इसको पकड़ सकते हो। तो रिडबर्ग कांस्टेंट पता है, और हमको जो न्यू बार का फार्मूला वो भी पता चल गया, रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², मतलब n2 से n1 में इलेक्ट्रॉन जाम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से सीरीज ऑफ लाइन तुमको मिल सकता है। सीरीज ऑफ लाइन मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट ये पकड़ लो कि ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये तुम्हारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट, मतलब n1 इज इक्वल टू 1। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड ऑर्बिट से इधर जाम करता है, मतलब n2 इज इक्वल टू 2, n1 इज इक्वल टू 1, इसको कहते हैं लीमैन सीरीज। अगर यहाँ से 3 से 1 में जाम करना चाहता है,
तो वो भी लीमैन सीरीज, लेकिन सेकेंड लीमैन सीरीज। तो कहीं से भी अगर 1 में जाम करता है तो कहते हैं कि लीमैन सीरीज है। ठीक है, अगर समझ में आया तो क्लियर है, नहीं समझ में आया तो बोल दो, कमेंट में लिख दो, एक वीडियो बना के इन डिटेल में, इसके लिए एक वीडियो बना के डिटेल में डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो ये लीमैन। तो इसी तरह से अगर कोई एक सेकेंड ऑर्बिट में n=2 में कहीं से भी आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसको कहते हैं बामर सीरीज। क्लियर। तो इस हिसाब से कुछ साइंटिस्ट है, उसका नाम से जो सीरीज ऑफ लाइन जो देखा, डिफरेंट लाइन आ सकते हैं, ये नाम दिखाया गया है। क्या है, साइंटिस्ट का नेम बोल सकते हो, नेम मतलब नेम ऑफ द सीरीज। n1 क्या है, n2 क्या है, इसका वैल्यू बैठाता है। अगर n1 1 है तो n2 कुछ भी हो सकते हैं, मोर देन 1, मतलब 2 3 4 5 6, इसको कहते हैं लीमैन सीरीज। दूसरा कहते हैं बामर सीरीज, मतलब क्या है, n1 2 होना चाहिए और n2 कुछ भी ग्रेटर देन 2, 3 4 5 6 7 8 9 10। लीमैन बामर पाशन, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 4 5 6 इट इज़ गोइंग लाइक दैट। ओके, लीमैन बामर पाशन ब्रैकेट क्या होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे मिनिमम 5 6 7 8 लाइक दैट। लीमैन बामर पाशन ब्रैकेट फंड यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 7 8। फंड के बाद ऑग्री है, उसको कहते हैं हम्फ्रे। वहाँ पे क्या होना चाहिए, लास्ट में जो देखा उससे ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 7 8 9 10 ऐसे जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको पता है। लेकिन क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन यहाँ पे देगा वैसे लीमैन सीरीज, लेकिन सेकेंड लीमैन सीरीज का जो है उसका लाइन, सेकेंड लीमैन लाइन का बोलेगा। तो हमको पता है लीमैन मतलब 1 में आता है, कहाँ से, 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है। 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट जो आता है उसको कहते हैं सेकेंड। मतलब यहाँ पे n1 का वैल्यू 1 है और n2 का वैल्यू 3 है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन देता है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो लीमैन में दे सकते हैं, बामर में दे सकते हैं, थर्ड फोर्थ बामर ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन उठाएगा, JEE में, नीट में भी उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो एनर्जी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट या जो एनर्जी डिफरेंस, रिडबर्ग कांस्टेंट, सीरीज ऑफ लाइन, हाइड्रोजन में कितना हो रहा है, सारा चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट में जो कहना चाहता हूँ, जो बोर मॉडल है, जो बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। हाइड्रोजन लाइक मतलब हाइड्रोजन इटसेल्फ, या हीलियम अगर बोलो तो प्लस होना चाहिए, लिथियम बोलो तो 2+ है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जिसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है वही ये जो बोर मॉडल है उसके साथ जाएगा, मतलब बोर मॉडल उसको सॉल्व कर पाएगा। मतलब बोर मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो बोर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। मतलब आज हमारे पास इतना सारे एटॉम हैं, एलिमेंट्स हैं, उसके लिए बोर फार्मूला उतना अच्छा से काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा एरर आएगा। इसलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी कंप्यूटेशनल साइंस में काम कर रहे हैं ना, थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, सारे के सारे चीज़ वही इसलिए तो आ रहा है क्योंकि बोर फेल कर रहा है अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 1 से ज़्यादा हो रहा है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब कोई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1 के बाद 2 आ जाता है तो दोनों वापस में रिपल्शन करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अगर रिपल्शन कर दिया तो उसका एनर्जी बस गया, तब डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर डिस्टर्ब हो गया तो तुम उसके एक्यूरेट एनर्जी नहीं निकल सकते हो, तो सारे के सारे चीज़ बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो बहुत ज़्यादा न्यू थियोरी आ रहा है अभी, मतलब अभी नहीं, मतलब 19वीं सेंचुरी 20वीं सेंचुरी में ये सब चीज़ें डिस्कशन कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बेसिक कॉन्सेप्ट बोर मॉडल तक क्लियर हो गया। अभी बोर मॉडल क्लियर हो गया तो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसी के लिए तो हमारा जो आइंस्टाइन है साइंटिस्ट, उसको नोबेल प्राइज़ मिला गया है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कह रहा है, अगर कोई एनर्जी ई वाला रेडिएशन अगर कोई मेटल प्लेट में गिरता है या तुम डालते हो, तो कुछ एनर्जी
वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को वो जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उधर से निकलने में निकल जाएगा, मतलब यूटिलाइज हो जाएगा जो फाई, इसको कहते हैं वर्क फंक्शन फाई। और बाकी जो एनर्जी बचा रहा वो उसका काइनेटिक एनर्जी की तरफ से, काइनेटिक एनर्जी के रूप से वो यूटिलाइज करेगा, व्यवहार करेगा। ठीक है, तो लोग देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी अगर उसका फ्रीक्वेंसी न्यू है और वर्क डन मतलब वर्क फंक्शन फाई का फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है या बार जो भी दे सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर भी दे सकते हो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर भी दे सकते हो। तो इस फॉर्मूले से तुमको वेलोसिटी भी निकल सकता है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से फोटोइलेक्ट्रिक के बारे में मतलब फोटोइलेक्ट्रिक से निकल के आ रहा है, इजेक्ट हो रहा है, इसको कहते हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, उसका वेलोसिटी भी निकल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी भी निकल सकते हो, ये जो इक्वेशन को यूटिलाइज करके। दूसरा ये जो वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, इसको कभी कभी लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिखते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी लिखते हैं, क्योंकि वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को लास्ट ऑर्बिट से निकलने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है गैस सिस्टम में फ्री एटम में, उसी एनर्जी को तो हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसको लिख सकते हो, सो काइनेटिक एनर्जी मतलब एच न्यू इजिकल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम स्क्वायर, जो एनर्जी दो दे रहे हो वो उससे आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी में निकल सकते हो। तो फोटोइलेक्ट्रिक के बारे में क्लियर। तो अभी आ जाओ मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो क्वांटम मैकेनिकल में तो बहुत सारे चीज़ है, बहुत प्योर मैथमेटिक्स है, तो उतना सारे चीज़ तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो बेसिक उसका जो रिजल्ट फ्रूट एंड फ्लावर है, उसका जो फल या उसका जो फ्लावर है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पीछे बहुत कल्टीवेशन, बहुत साइंस, बहुत मेहनत है। ठीक है, तो पहले चीज़ जो आता है यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, वो तुमको पता है, एनर्जी इज इक्वल टू एन एच न्यू। अगर एन नंबर ऑफ पार्टिकल है जिसका एनर्जी है एच न्यू, उसके लिए टोटल एनर्जी एन एच न्यू, ये तो हमको पता है। अगर ये पता है तो दूसरा चीज़ हमको क्या पता होना चाहिए, दूसरा चीज़ पता होना चाहिए कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमारा कुछ क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। सो क्वांटम नंबर क्या क्या है, 4 क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, देन एजिमुथल क्वांटम नंबर l, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, देन स्पिन क्वांटम नंबर s। सो n से क्या क्या मिलता है, उसका एनर्जी, उसका रेडियस, उसका वेलोसिटी, उसका डिस्टेंस, उसका मतलब शेल का साइज, सारे बेसिक फंडामेंटल चीज़ n से निकलता है। इसीलिए तो n प्रिंसिपल, इसीलिए तो n प्राइमरी है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब इधर से बहुत सारे डेटा निकलते हैं। उसको मतलब एल क्या बोलता है, एल बोलता है कि एंगल, शेप, ये डिटरमाइन करता है कि शेप ऑफ द ऑर्बिट, और यू कैन से शेप ऑफ द बेसिकली ऑर्बिटल। उसके बाद एम मैग्नेटिक, अगर मैग्नेट में रख दिया तो ऑर्बिटल का क्या हालत होगा, उस इलेक्ट्रॉन का क्या हालत होगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड स्पिन, एस फॉर स्पिन, इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करता है उसको स्पिन डिफरेंट होता है, आइदर प्लस अप और माइनस अप, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ हमको पता है। अब जब ये चीज़ पता चल गया क्वांटम नंबर्स, तो उसको यूटिलाइज भी कर लेंगे। तो बेसिक यूटिलाइजेशन, पहला यूटिलाइजेशन क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट क्या है, अभी पढ़ा हमने, nh/2π, nh/2π। अगर वही इलेक्ट्रॉन कोई इसके अंदर nth ऑर्बिट के अंदर कोई एक ऑर्बिटल में है, जिसका ऑर्बिटल मतलब उसका एंगुलर पार्ट आ गया, तो l, उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर l, तो उसके लिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, उस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल हुज एजिमुथल क्वांटम नंबर l हो जाएगा nh/2π रूट ऑफ l इंटू l+1। ठीक है, मतलब ऑर्बिट में है उसका भी एंगुलर मोमेंटम निकल सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है उसका भी एंगुलर मोमेंटम निकल सकते हैं बहुत आराम से,
इसीलिए तो क्वांटम नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलो इसको भी कर लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमको पता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है हाफ हाफ करके, अगर प्लस हाफ नहीं तो माइनस हाफ। अगर टोटल n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल स्पिन कितना होना चाहिए, हाफ इंटू एन, मतलब n/2। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में है लाइक दिस 1 2 3 4 5, इसके लिए टोटल स्पिन कितना होगा 5 इंटू हाफ, 5/2। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन उसके साथ साथ ऐसे भी बिहेव कर रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है सपोज 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके लिए टोटल स्पिन कितना होना चाहिए सर, जो ऊपर वाला मतलब अपर डायरेक्शन में उसके लिए प्लस ऑफ पकड़ लेते हैं, सो प्लस ऑफ इंटू 5, सो 5/2। जो डाउन वाला है उसके लिए कितना है माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस ऑफ, ठीक है। तो माइनस ऑफ उसके लिए क्या करना चाहिए, -2 इंटू हाफ, 2 इंटू हाफ। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा तुमको 3/2। तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ये जो प्लस ऑफ माइनस कैंसिलिंग, ये जो प्लस ऑफ माइनस कैंसिलिंग इच अदर, तो इसको लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 1 2 3 है, तो 3/2 डायरेक्टली भी टोटल स्पिन निकल सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान। तो स्पिन के बारे में हमको निकल गया। उसके बाद जो पता होना चाहिए वो है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, अगर n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो है √n इंटू n+2 बोर, आउटसाइड में बोर मैग्नेटॉन, ये यूनिट होता है। जस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, मतलब निकल लो, जो भी सिस्टम दिया गया है, जो भी सिस्टम दिया जाएगा उसके लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल सकते हो आराम से, तो तुरंत इसको मिल जाएगा। नेक्स्ट नोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ नोड। तो अगर हमको दिया गया है कि रेडियल नोड, तो रेडियल नोड क्या होता है, रेडियल नोड्स होता है n-l-1। n हमको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l भी पता है अजीमुथल क्वांटम नंबर 1। तो ये रेडियल। एंगुलर नोड क्या होता है, एंगुलर नोड उसका फॉर्मूला है सिंपल l, नंबर ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर l, और l वैल्यू पता है उसका, एंगुलर क्वांटम मतलब एंगुलर नोड भी पता है। तो अगर इसको टोटल कर दोगे तो टोटल नोड्स कितना है, दिस प्लस दैट कितना है n-l -1 प्लस l, तो l कैंसिल, सो n-1, यही तो टोटल नोड होता है। तो कोई एक सिस्टम दिया गया है तो उसका टोटल नोड निकल सकते हो, है ना। अगर जल्दी बोल दे, अगर कोई 3D सिस्टम है तो इसके लिए टोटल नोड कितना होगा सर, n-1, n कितना है 3 -1, सो 2, ठीक है। सो इस हिसाब से टोटल नोड निकल सकते हैं। टोटल नोड रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, एक चीज़ है। नेक्स्ट क्या बाकी है अभी, डी ब्रॉगली, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली कभी कभी लोग डी ब्रूई भी बोलता है, तो हम तो इंडियन है, हमारा इंग्लिश तो उतना ही है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन को पता होना चाहिए हमको। क्या है डी ब्रॉगली इक्वेशन, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, p मतलब लिनियर मोमेंटम, मतलब m इंटू v। तो इसे तो सारे नुक निकल लेगा, लेकिन कंपटीशन में कुछ ऐसा ही दे सकता है। काइनेटिक एनर्जी दे दिया तुमको इंटू मास, काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। तो अगर सीधा से सीधा ये जो p लिनियर मोमेंटम नहीं दिया गया है या वेलोसिटी नहीं दिया गया है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो उसके लिए क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी निकालोगे कि वेलोसिटी, और ज़्यादा टाइम ले लेगा। हमको तो अल्टीमेटली टाइम सेव करना है ना। टोटल तो 3 आवर टेस्ट, 3 घंटे का टेस्ट है, 3 घंटे में प्रूव करना है तुम कितने बड़ा खिलाड़ी हो, है ना। वही तो कर रहा है, तो हमको तो दिखाना पड़ेगा शॉर्ट टाइम में कैसे
जल्दी से जल्द एक्यूरेसी के साथ करेक्ट आंसर निकलना चाहिए। तो बस सारे के सारे वेपन है तुम्हारे पास, बहुत बड़ा बड़ा मास्टर है, तो उसको यूटिलाइज कर दो, है ना। तो इसीलिए तो सारी चीज़ पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ जो है। तो डी ब्रोगली का वेवलेंथ हमको निकल जाएगी इस फार्मूला से। नेक्स्ट एक छोटा सा चीज़ जो पता होना चाहिए वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोला था कोई एक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, मतलब छोटा पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, तो छोटा पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, इसके लिए उसका जो पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ करेक्टली नहीं निकल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन एंड मोमेंटम of a particular particle, like small particle like electron, proton, neutron, cannot be calculated, cannot be determined with exact accuracy or with high accuracy, साइमल्टेनियसली नहीं निकल सकते। अभी बात है कि डेल एक्स क्या है, इसका पोजीशन है क्या, नहीं सर, और डिफरेंस इन द पोजीशन है, नहीं सर, एरर। बेसिकली लोग कहते हैं कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज डेल एक्स, डेल पी एक्स, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। तो इसको कहते हैं कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू बेसिकली h/4π। तो एक पेयर है, कौन सा पेयर है, अगर उसका एक डायमेंशन 1D में लोगे तो डेल पी एक्स इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। दूसरा कोई एक पेयर हो सकता है, हाँ हो सकता है, उसको कहते हैं कि एनर्जी एंड टाइम, ये भी h/4π होता है। तो ये दो पेयर तुमको दिमाग में मतलब इसको रखना चाहिए। ये तो सारे लोग इसको तो पढ़ लेते हैं, इसको बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, तो इसको याद रख लेना कि एनर्जी एंड टाइम ये भी एक पेयर है, अनसर्टेनिटी पेयर है। अगर एनर्जी अगर सारी चीज़ पता है तो उसके लिए उसका टाइम पता नहीं, अगर उसको टाइम के बारे में पता होना चाहिए तो एनर्जी एग्जैक्टली नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से हम लोग बेसिक जल्द से जल्द, जितना जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते, मतलब उसको फार्मूला बेस पे या बेसिक चीज़ में जो पता होना चाहिए उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। और एक चीज़, छोटा सा चीज़ पता होना चाहिए, वो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहाँ पे आता है, वो जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, साई स्क्वायर, कौन सा इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं, ये जो h साई इज इक्वल टू ई साई, श्रोडिंगर इक्वेशन, ये एडवांस के लिए है, h इज इक्वल टू ई साई। तो वो जो साई है इलेक्ट्रॉनिक एक्चुअली वेव, जो वेव है उसके सारे पैरामीटर साई के अंदर है, मतलब साई अगर पता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन तुमको पता है। तो साई स्क्वायर क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, ये साई स्क्वायर में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो ग्राफिकल प्लॉट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर साई का ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो तो साई का ग्राफ ऐसे होता है, कुछ बेसिकली कुछ साइन थीटा ग्राफ होता है, साइन थीटा या कॉस थीटा ग्राफ होता है, साई वर्सेस आर। तो यही चीज़ अगर कुछ साई स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे तो अगर साई नेगेटिव भी है, साई स्क्वायर टोटल पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब तुम्हारा नीचे नहीं जाएगा, सारे के सारे चीज़ यहाँ पे ही आएगा। ये जो नीचे का जो चीज़ है ना, तो थोड़ा अगर अच्छे से करूँगा तो अच्छा लगेगा देखने में, थोड़ा देर रुक जाओ। ये जो आ रहे इसी के साथ में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये जो अपर वाला पार्ट है साई स्क्वायर भी अपर वाला सेम ही रहेगा यहाँ पे, मतलब जो डाउन साइड का यहाँ पे जो नेगेटिव है, साई जो नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं रहेगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा कि स्क्वायर है साई स्क्वायर, ठीक है। तो ए भी पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो तो है ही, है ना। तो दिस इज़ माई पॉजिटिव। अब अगर ए भी है नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, तो इसके लिए भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जाएगा साई एंड साई स्क्वायर का ग्राफ, साई स्क्वायर वर्सेस आर रेडियस। तो एक चीज़ है जो हमको पता होना चाहिए। दूसरा एक चीज़ हमको पता होना चाहिए, अगर कोई साई का ग्राफ दे दिया तुमको, कोई ग्राफ ऐसे कुछ दे दिया, तो इस ग्राफ से हमको पता होना चाहिए कितना नोड्स है, नोड्स मतलब कितने बार यहाँ पे टच कर रहा है। देखो ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे टच कर रहा है, तो रेडियस का एक्सिस है,
इस पॉइंट में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साई, साई का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट में साई का वैल्यू 0 है। साई मतलब वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन एक वेव फंक्शन 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 ही है, टुवर्ड्स 0, एग्जैक्ट 0 भी नहीं कह सकते, टुवर्ड्स 0, ठीक है। तो टुवर्ड्स 0 मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है वही तो नोड्स होता है, मतलब इस पॉइंट में हम लोग नोड काउंट करेंगे, मतलब जितना बार यहाँ पे टच हो रहा है ना उतना ही नोड मिलेगा हमको, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अच्छा तरीका होता है साई स्क्वायर का। साई स्क्वायर का अगर ग्राफ तुमको दिया गया आर के साथ तो तुमको मिल जाएगा, मतलब नेगेटिव पे तो नहीं जाएगा। सर के सर तो कितना बार टच हो रहा है उस हिसाब से तुम कह सकते हो कि सर इतना नोड्स है, ठीक है। तो और एक चीज़ बोल दो यहाँ पे, तुरंत देख के एक चीज़ बोल दो, साई का ग्राफ में दे रहा हूँ, साई का ही दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मेकर होता है ना वो तो कुछ भी दे सकते, उसका फ्रीडम है, हमको अच्छे से लड़ना है। अगर ऐसा कुछ ग्राफ दिया गया है तो बताओ इसको देख के कितना नोट्स होना चाहिए। यहाँ पे एक बार टच कर रहा है, यहाँ पे एक बार टच कर रहा है, यहाँ पे टच करने वाला है, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब ये नोड नहीं हो सकता, ये एंडिंग है। नोड क्या है, नोड है ये जो ऑर्बिट है और ऑर्बिटल है और जो दूसरा ऑर्बिटल है, इसके बीच में जो गैप जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिलता है वो नोड है। तो ये जो पॉइंट है इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे, हम इसको नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। बाकी जहाँ पे है पॉइंट्स उसको काउंट करेंगे। तो यही चीज़ दिखाना था, यहाँ पे भी इस पॉइंट में भी टच कर रहा है लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे को वेव फंक्शन है ही नहीं, मतलब ये एंडिंग है। एंडिंग पॉइंट में तो नोड नहीं मिलता है बेटा। नोड कहाँ पे मिलता है, दो ऑर्बिटल के बीच में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का प्रोबेबिलिटी वो टुवर्ड्स 0 बहुत कम होता है, उसको तो नोड कहते हैं ना। इसका मतलब जो पॉइंट यहाँ पे टच कर रहे हैं ये जो आर एक्सिस वहाँ पे नोड मिलेगा, मतलब उतना ही काउंट करेंगे हम, ठीक है। तो चलो वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, तो आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं। थैंक यू।